फिल्म की शुरुआत में हमारा जेसिका से परिचय होता है, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, जबकि उसका दोस्त ब्रायन उसे मस्ती से फिल्मा रहा है। वे मस्ती के पल साझा करते हैं क्योंकि वह अपने घर पर आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रही है। ब्रायन उसे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए शांति का इशारा करने के लिए कहता है और वे दोनों इस हल्के फुल्के पल का आनंद लेते हैं। इसके बाद दृश्य जेसिका के बेडरूम में बदल जाता है, जहां वह अपने बैले जूतों के साथ बातचीत करती है, पानी के गिलास से घूंट भरती है और अपने कमरे में इधर उधर देखती है। बाथरूम जाने से पहले वह एक कैबिनेट से दवा निकालती है और खुद को आईने में देखती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में बदल जाती है, जिसमें ब्रायन उसे एक छोटे जासूसी कैमरे से आश्चर्यचकित करता है, जिसे ड्रैगन फ्लाई के आकार में चतुराई से डिजाइन किया गया है, एक ऐसा प्राणी जिसे वह बहुत पसंद करती है। ब्रायन कैमरे की कार्य क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसकी रिकॉर्डिंग क्षमताओं के बारे में बताता है और इसे सावधानी से उसके कपड़ों पर लगाता है। कुछ ही समय बाद जेसिका को फर्श पर बैठकर एक कंटेनर से सभी गोलियां खाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद वह लेट जाती है और एक स्वप्निल अवस्था में चली जाती है, जहां उसे अपना कमरा, तस्वीरें और बैले जूते दिखाई देते हैं। समय के साथ उसकी मां घर लौटती है, जेसिका की स्थिति का पता लगाती है। उसे एहसास होता है कि उसने दवा खा ली है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है, जहां चिकित्सा पेशेवर आपातकालीन स्थिति में तुरंत उसका इलाज करते हैं। इस दुखद घटनाक्रम के दौरान यह बात सामने आती है कि जेसिका के हाई स्कूल को एक विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। फिल्म निर्माता एमी गैलाघर अमोस वेबर के साथ मिलकर इस पहल का नेतृत्व करते हैं, जिसमें स्कूल की असाधारण उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि यह देश भर में शीर्ष 10 स्कूलों में जगह बनाने वाला एकमात्र सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान है। स्कूल के प्रिंसिपल, छात्रों और कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से इस उल्लेखनीय उपलब्धि का पता चलता है। जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, यह बात चारों ओर फैल गई। स्कूल में द्वितीय वर्ष की छात्रा जेसिका से जुड़ी एक चिंताजनक घटना के बारे में बताया गया, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस खबर ने उसके साथियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी, जो स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान है। डॉक्यूमेंट्री टीम ने छात्रों द्वारा परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भावनात्मक क्षणों को कैद किया। मिस गैलाघर और उनके कैमरा क्रू ने जेसिका की स्थिति को गहराई से समझने के लिए छात्रों के साथ कई साक्षात्कार किए। इन चर्चाओं के माध्यम से यह पता चला कि जेसिका का मुख्य विरोधी उसकी पूर्व करीबी दोस्त एवरी केलर थी, जिसे हंटर किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। कई साक्षात्कारों के बाद यह सामने आया कि संघर्ष जूनियर हाई में शुरू हुआ, जब जेसिका ने एवरी को अपने टेस्ट में नकल करने से मना कर दिया। इस शुरुआती असहमति ने समय के साथ एवरी द्वारा जेसिका को लगातार परेशान करने की नींव रखी। दिलचस्प बात यह है कि जब जेसिका और एवरी के बीच तनाव बढ़ रहा था, तब कई अन्य छात्र इस बात से अनजान थे उनके तनावपूर्ण रिश्ते को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे। जब जवाब के लिए दबाव डाला गया, तो एवरी ने बदमाशी के किसी भी आरोप को सहजता से खारिज कर दिया। इसके बजाय यह सुझाव दिया कि जैसे जैसे वे मिडिल से हाई स्कूल में आगे बढ़े, उनकी दोस्ती स्वाभाविक रूप से कम होती गई। जेसिका के दोस्त ने इस दौरान संदिग्ध नजरें डाली। बातचीत में फिल्म क्रू जेसिका की यात्रा को दस्तावेज करने के लिए सहमति प्राप्त करता है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर के अनुसार जेसिका हाइड्रोकोडोन ओवरडोज के कारण भर्ती होने पर प्रतिक्रियाहीन थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी से वह कोमा में चली गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में जेसिका के माता पिता उसके ठीक होने में सहायता के लिए उसका हाथ पकड़कर, बातचीत करके और अन्य भावनात्मक मुठभेड़ों में शामिल होकर शारीरिक संपर्क बनाए रखने का सुझाव देते हैं। जैसे ही उसके पिता उसकी मां को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, वह अंततः कमरे से बाहर निकल जाता है, अपनी भावनाओं से अभिभूत और स्थिति से अनजान होने के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच उसकी मां जेसिका के पास रहती है, अपनी बेटी के लिए अपने गहरे प्यार और स्नेह को व्यक्त करती है। फ्लैशबैक में ब्रायन और जेसिका उसके बेडरूम में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी शैली जिसे ब्रायन आमतौर पर नापसंद करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक पाता है। इस मामले में उनकी बातचीत के बीच जेसिका को एक सूचना मिलती है जो उसे स्पष्ट रूप से परेशान करती है, जिससे वह चिंता में पड़ जाती है। ब्रायन के बात करने के प्रस्ताव के बावजूद वह मना कर देती है और उससे कैमरा बंद करने का अनुरोध करती है। स्कूल में वापस आकर शारीरिक शिक्षक मिस्टर रॉबर्ट ने कक्षा को आत्महत्या की अपरिवर्तनीय प्रकृति के बारे में आगाह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी जान ले लेता है तो वापस नहीं आता। इस बीच डॉक्यूमेंट्री क्रू ने अपने साक्षात्कार जारी रखे। स्कूल प्रिंसिपल से पता चला कि जेसिका एक शानदार इंसान थी, जिसका भविष्य उज्जवल था। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि जेसिका ज्यादातर अकेली रहती थी, सिवाय ब्रायन के साथ उसके संबंध के। इस जानकारी से प्रेरित होकर उन्होंने जेसिका और उनकी दोस्ती के बारे में पूछताछ करने के लिए ब्रायन से संपर्क किया। भावनाओं से अभिभूत ब्रायन ने संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वह अंततः रोने लगी। उस शाम बाद में क्रू जेसिका के घर गया और उसके पिता से बात की, जो जेसिका की छोटी बहन के लिए खाना बनाते समय साझा करने के लिए कोई नई जानकारी नहीं रखते थे। एक मार्मिक क्षण में
जेसिका की बहन गैब्रियल ने अपने होमवर्क के बारे में अपने डर को कबूल किया, जिससे उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया और उसे सांत्वना दी। उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। स्कूल में वापस आकर एवरी ने खुद को अपने दोस्तों के साथ कैफे में पाया, जहां एक छात्र एक गेटवेल कार्ड बांट रहा था जेसिका के लिए। एवरी और उसके दोस्तों ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन जब एक दोस्त ने अपना मन बदल लिया और कार्ड पर हस्ताक्षर कर दिए, तो एवरी और उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, जिससे उस छात्र को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जिसका मन बदल गया था। फ्लैशबैक सीन में ब्रायन ने ऐसा करने का प्रयास किया, जेसिका से बात करें, जिसने घर जाने की इच्छा जताकर उसके प्रयासों को सहजता से नकार दिया। एवरी के बारे में उससे लगातार सवाल पूछने के बावजूद वह चुप रही और चली गई। वर्तमान में लौटते हुए डॉक्यूमेंट्री क्रू ने जेसिका को उसके दोस्तों से अलग कर दिया ताकि उनके रिश्ते की तह तक जा सके। कई प्रयासों के बाद एवरी ने आखिरकार चल रही अफवाहों के जवाब में अपने दैनिक जीवन को दस्तावेज करने के लिए सहमति दे दी। फिल्मांकन के पहले दिन एवरी ने अपने दोस्तों की फुटेज कैप्चर की, खास तौर पर ब्रायन को क्लास में जाते हुए देखा। उसके जाने के बाद भी उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की। बाद में उस शाम उसने एक जर्नलिंग वीडियो शुरू किया, जिसमें उसने खुद को, अपने 4 दोस्तों को और अन्य छात्रों के साथ उनकी गतिशीलता का परिचय दिया। फिर समूह को बाथरूम में बॉन्डिंग करते हुए दिखाया गया, जिसमें मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एवरी ने बताया कि शौचालय केवल उनके उपयोग के लिए है। स्कूल में वापस आकर उन्होंने एक कक्षा के दौरान फिल्मांकन किया, जिसमें उन्होंने पाठ के प्रति अपनी नापसंदगी को खुले तौर पर व्यक्त किया तथा स्वीकार किया कि उन्होंने कोई नोट्स नहीं लिए थे। अस्पताल लौटते समय जेसिका के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पिता ने सुझाव दिया कि उसकी मां घर जाकर अपनी छोटी बेटी के साथ आराम करे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे गले लगाने के बाद जाने से पहले उसने जेसिका को चूमा। जाते समय जेसिका की मां ने अपनी बेटी की स्थिति से दूर न होने के लिए माफी मांगी और बताया कि गोलियां उसकी थीं। हालांकि उसके पति ने उसे आश्वस्त किया कि यह उसकी गलती नहीं थी और उसे गले लगाकर सांत्वना दी। फुटेज में जेसिका ने एवरी की हरकतों के कारण अपने सामने आने वाली चुनौतियों को व्यक्त किया, जिसमें बताया गया कि एवरी ने लगातार उसे नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढे। डॉक्यूमेंट्री क्रू ने स्कूल समुदाय के व्यक्तियों का साक्षात्कार जारी रखा, जिसमें पाया गया कि जेसिका को धमकाया गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तब तक नजरअंदाज किया जब तक कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर यह उनके बच्चे के साथ होता तो वे कैसे प्रतिक्रिया करते। यह स्वीकार करते हुए कि सजा से बदमाशी की समस्या और बढ़ सकती है, छात्रों ने एवरी और उसके दोस्तों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के उदाहरण भी बताए। एवरी के घर पर उन्हें उसकी मां का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के प्रति एवरी की स्पष्ट असंवेदनशीलता के बावजूद फुटेज ने एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। एवरी एक अव्यवस्थित पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई थी। उसकी मां को अपनी बेटी के प्रति कठोर और उदासीन के रूप में चित्रित किया गया था, जबकि उसके पिता को महत्वाकांक्षा की कमी और बेरोजगार के रूप में चित्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त उसके बड़े भाई को इस पारिवारिक वातावरण में एक उदासीन विद्यार्थी के रूप में दिखाया गया था। एवरी के साथी, जो उसका अनुसरण करते थे, अक्सर उसके चालाकीपूर्ण व्यवहार और चिढ़ाने की प्रवृत्ति से भयभीत महसूस करते थे। बाद में ब्रायन गैलाघर और फिल्म क्रू को जेसिका के साथ 6 महीने पहले किए गए एक गुप्त समझौते के बारे में बताने का फैसला करता है। उन्होंने एक छिपे हुए कैमरे का उपयोग करके एवरी की बदमाशी को चुपके से रिकॉर्ड किया था, जिसे चालाकी से ड्रैगन फ्लाई पिने के रूप में छिपाया गया था। ब्रायन उन्हें फुटेज दिखाने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है। फुटेज में एवरी द्वारा जेसिका के साथ लगातार दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है, जिसमें मामूली कारणों के लिए कठोर दंड भी शामिल है। इसमें एवरी से जेसिका को भेजे गए संदेशों और ईमेल की बाढ़ भी दिखाई गई है, जिसमें जेसिका को खुद की जान लेने के लिए परेशान करने वाले निर्देश हैं, जो जेसिका के साथ हुई बदमाशी की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। इसके अलावा वीडियो में एक मार्मिक क्षण को कैद किया गया है, जहां जेसिका को स्कूल के गलियारे में अकेले रोते हुए देखा जाता है, जिसे बाद में ब्रायन पाता है। इस कमजोर स्थिति में जेसिका ब्रायन को अपनी भारी निराशा के बारे में बताती है, यह सुझाव देते हुए कि उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा है। ब्रायन बहुत चिंतित होकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे स्कूल स्टाफ के साथ छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग साझा करने तथा मदद और हस्तक्षेप की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि जेसिका ब्रायन से उनकी फुटेज को निजी रखने के लिए कहती है। वह जोर देकर कहती है कि उसने इसे किसी के साथ साझा नहीं करने का वादा किया था। जेसिका से किए गए अपने वादे के बावजूद ब्रायन ने फिल्म क्रू को उनकी रिकॉर्ड की गई फुटेज का खुलासा करने का फैसला किया, जिससे उसका वादा टूट गया। जेसिका के अस्पताल के बिस्तर पर एक पल में वह जेसिका की मां से फुटेज को छिपाने के बारे में कबूल करता है। जबकि जेसिका की मां इस खुलासे से परेशान दिखती है, वह ब्रायन को दिलासा देती है, उसे स्थिति के लिए खुद को दोष न देने के लिए कहती है। जैसे जैसे खबर पूरे स्कूल में फैलती है, छात्रों को जेसिका की बदमाशी में एवरी की संलिप्तता के बारे में अधिक आश्वस्त होने लगता है। यह बढ़ता हुआ विश्वास एवरी के सामाजिक दायरे में विभाजन का कारण बनता है, जिससे समूह के भीतर संघर्ष होता है, क्योंकि ध्यान जेसिका के साथ
उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति पर केंद्रित होता है। ये सामने आने वाली घटनाएं स्कूल की सेटिंग में रिश्तों की जटिल गतिशीलता को उजागर करती है, बदमाशी के प्रभाव और साथियों के प्रभाव को उजागर करती है। एवरी के दोस्त प्रिंसिपल को एवरी की बदमाशी की सच्चाई बताने के लिए एक साथ आते हैं। इससे एवरी, उसके माता पिता और प्रिंसिपल के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बैठक होती है। बढ़ते सबूतों के बावजूद एवरी के माता पिता आरोपों से इनकार करते हैं और उसका बचाव करते हैं। बुरी तरह निराश होकर एवरी बैठक छोड़ देती है और सोशल मीडिया पर जेसिका की आत्महत्या के बारे में एक कठोर वीडियो पोस्ट करती है, जिससे सभी छात्रों को पता चल जाता है। बाद में मिस गैलाघर और उनकी टीम एवरी को फिर से स्कूल के गलियारे में पाती है। वे उसे परेशान करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि उनके पास जेसिका के साथ उसके दुर्व्यवहार के ठोस सबूत हैं। यह मुठभेड़ कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह एवरी को उसके कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जो संभावित रूप से स्थिति को हल करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले जाती है। वे पूछते हैं कि क्या वह सबूत देखने के लिए तैयार है, और वह उस शाम बाद में अपने निवास पर उनसे मिलने के लिए सहमत होती है। इस बीच उस रात अस्पताल में जेसिका के माता पिता ने उसे अचानक हृदयाघात होते देखा। अपनी यात्रा के दौरान उसे बचाने के लिए उन्मत्त प्रयासों के बीच उन्हें और फिल्म क्रू को तुरंत आईसीयू से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि चिकित्सा पेशेवर जेसिका को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल काम करते हैं। एक मार्मिक दृश्य में एवरी मिस गैलाघर के साथ देखती है, क्योंकि जेसिका को पीड़ा पहुंचाने वाली उसकी फुटेज सामने आती है। जैसे जैसे वह घटनाओं को देखती है, एवरी धीरे धीरे भावनात्मक रूप से टूट जाती है। अंततः मांगती है प्लेबैक रोका जाएगा। पछतावे से अभिभूत होकर वह आंसू बहाती है और गहरा पश्चाताप व्यक्त करती है। अपने दुख में फुटेज को रोकने की कोशिश करते हुए एवरी फिल्म निर्माता से अपने दुख और पछतावे की भावनाओं को साझा करती है। मिस गैलाघर सांत्वना और समझ प्रदान करती है, एवरी के पश्चाताप को पहचानते हुए और उसकी अंतर्निहित दयालुता पर जोर देते हुए। मेडिकल टीम जेसिका के दिल की धड़कन को पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि अगर वह जल्द ही कोमा से नहीं उठती है तो उसके अंगों में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। पूर्ण अंग विफलता एक मंडराता हुआ खतरा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एवरी को अपने कार्यों के परिणामों को समझने का गहन क्षण मिलता है। चिंतनशील और पश्चाताप भरे क्षण में एवरी एक ब्लॉक की ओर मुड़ती है। आंसू भरी आंखों से स्वीकार करती है कि उसने जेसिका को कितना नुकसान पहुंचाया। वह गहरा खेद व्यक्त करती है, कहती है कि जेसिका के साथ जो व्यवहार हुआ उसे किसी को भी नहीं सहना चाहिए, और ईमानदारी से माफी मांगती है। अपनी पोस्ट के अंत में वह स्वीकार करती है, मेरा नाम एवरी केलर है और मैं एक बदमाश हूं। यह आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वह अपने व्यवहार के प्रभाव को स्वीकार करती है। फिल्म जेसिका के चेहरे पर केंद्रित एक शॉट के साथ समाप्त होती है, जब वह धीरे धीरे जागती है, कैमरे से सीधे नजर मिलाने से पहले चारों ओर देखती है। यह प्रभावशाली क्षण कहानी की परिणति को दर्शाता है, जो एक नई शुरुआत की संभावना का संकेत देता है।